Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, ठीक है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जीत आइस की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लेक्चरर 2018 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आज जो लेक्चरर 2018 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसको हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा है क्या उसका कितना परसेंट ये जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें कितनी चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, तो यू ऑब्जर्व दैट कि सबका सब जितना पढ़ा है सब वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जो जिनने मेरे से शुरू से अभी पढ़ रखा है तो वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस चीज़ को करेंगे अभी। ठीक है, कि मैक्सिमम चीज़ें जो सब मैक्सिमम सारे की सारी चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ आई हुई है। ठीक हो गया, तो हम इसको देख रहे हैं और थोड़ी सी ये हो सकता है कि क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड ये है इसमें कि जो रिपीट ये जो 2018 वाला क्वेश्चन है अगर आप इसको कर लेते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, पैटर्न तो वही रहेगा। ठीक है, पैटर्न ये थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और एग्जामिनर का हमको क्या पता चलता है, पॉइंट एग्जामिनर का हमका जहाँ से क्वेश्चन को अराइज कर रहा है वो पॉइंट हमको पता चलता है अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक हो गया, और इस बार थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि प्रीवियस 2018 में 100 क्वेश्चन आ रहे होते थे, अब इस बार क्या आएगा जो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा लेक्चरर का उसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया, ईच 1 मार्क्स होता था और वहाँ प्रीवियस ईयर 2018 में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो रहा होता था, तो अब क्या आएगा 1 मार्क्स के क्या होगा हमारे पास 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया, तो अब जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना, और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल ये है हमारे पास लेक्चरर 2018 का फिजिक्स का पेपर। ठीक, तो देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। ये है फिजिक्स लेक्चरर 2018। ठीक, इसका सॉल्यूशन अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखो द डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट 4 सेकंड की बात हो रही है। तो देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ था जब मैं काइनेमेटिक्स से पढ़ा रहा था, मैंने ये बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तुमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो देखो क्वेश्चन भी वहीं से आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपली इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सीधे सीधे हम क्या जानते हैं, देखो क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक पॉइंट जानते हैं कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, अगर डिस्टेंस भी पूछ रहा होता तो फिर हम सीधे सीधे ऐड कर देते एरिया को। क्लियर हो चुका है, तो ये हमको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमको दे रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फर्स्ट 4 सेकंड में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 सेकंड में अगर हमसे पूछा गया है तो इस तरीके का कुछ ये ग्राफ है। ठीक, इस तरीके का ग्राफ है, ये 2 हो गया और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से कुछ हमको गिवन है। ठीक हो गया, ये 4 और यहाँ हमारे पास 0। ठीक हो गया, 4, ये तो 4 हो गया, 0 और इधर हो जाएगा हमारे पास, ये हमको गिवन है यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, और ये वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बोला था काइनेमेटिक्स में। ठीक हो गया, और इधर ये +2 दे रखा है, यहाँ पर क्या है +2 है, और यहाँ क्या दे रखा है हमको, ये -4 दे रखा, -2 दे रखा है। ठीक है, तो मैं एक ही पॉइंट जानता हूं, देखो मुझे फर्स्ट 4 सेकंड के लिए बात करनी है,
फर्स्ट 4 सेकंड में देखेंगे तो 0 से 4 आ जाएगा। और मैं एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट जानता हूं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ दो एरिया आ रहे हैं, देखो A1 आ रहा है और A2 आ रहा है। हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे 0 से 4 तक क्या फर्स्ट 4 सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। अब A1 देखो क्या होगा, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट की बात करेंगे। बेस फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2, हाइट कितनी हो जाएगी 2। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 आ जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा A1 आ जाएगा, तो A1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। अब नाउ हम क्या करेंगे, A2 को फाइंड आउट करेंगे। A2 फिर से क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो हाफ बेस कितना होगा 4 माइनस 2 2, और ये कितना हो जाएगा, ये -2, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो हम डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हम माइनस नहीं रिमूव आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जो A2 आ जाएगा वो A2 कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमसे क्या बोल दिया जाए, टोटल A1 प्लस A2 निकाल, A1 प्लस A2 ही क्या हो जाएगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 2 प्लस -2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 को आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा 0, ठीक है। 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा होता, इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछ रहा होता तो आप A1 प्लस A2 कर देते, तब क्या होता है, डिस्टेंस 0 नहीं आती, ठीक है। डिस्टेंस 0 नहीं आएगी। डिस्टेंस में आप क्या करोगे, चाहे जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो उसको भी एरिया को आपने प्लस ही करना है। A1 प्लस A2 कर दोगे तो 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे डिस्टेंस मिल जाती है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमसे डिस्टेंस पूछता तो आंसर 4 मीटर होगा, ये भी क्लियर याद रखो, क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आया है, प्रोजेक्टाइल मोशन से आया है, काइनेमेटिक्स से ही आया है, और इस तरीके के क्वेश्चन तुमने किए भी हैं। अब प्रोजेक्टाइल इज सोन विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल में तुमने यही चेक करना है क्या आपको एंगल हॉरिजेंटल से दिया है, तो इसमें बिल्कुल यस हॉरिजेंटल से ही दिया है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0, क्लियर। अब हो क्या रहा है, देखो इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट एट 2 इक्वल हाइट, ठीक हो गया। 2 पॉइंट को क्रॉस करा इक्वल हाइट में, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये पता होगा। तो अगर मैं ऐसा कर लूं, u साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं क्या, पहले मैं देखो ये ज्यादा बेहतर नहीं है मेरे लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास देखो एक कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में ड्रॉप करते हो तो पाथ कैसा होता है, तो आंसर पैराबोला होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमको यहाँ थीटा दिया है ना, ये हॉरिजॉन्टल से ही दिया है, हॉरिजॉन्टल से ही हमको दिया गया है। इसके 2 कंपोनेंट कर लोगे, ये u cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ये सारी चीजें। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो t इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन में देखो हमसे ये बोल रहा है कि हाइट इक्वल है उसकी, कह रहा है t इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स है, t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स को सपोज दैट ये t इक्वल टू 1 की कहानी हो गई y, और ये t इक्वल टू किसकी कहानी हो गई, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड की हो गई। तो एक ही साथ इसको क्रॉस कर रहा है तो इनकी क्या होगा, हाइट सेम होगा। तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, इंडिविजुअली अगर मुझे चलना आता है, ठीक है, मुझे क्या आता है, मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग को मोशन को डिस्कस करना आता है और वाई एक्सिस के मोशन को मुझे डिस्कस करना आता है, तो मैं इंडिविजुअली दोनों में क्या करूंगा, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूंगा और दोनों को जो हाइट यहाँ पर होगी 1 सेकेंड में और जो हाइट 3 सेकेंड में होगी दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, हाँ यहाँ से u साइन थीटा मिल जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम वही कर रहा हूँ कि s मैं पहले कहाँ लगा रहा हूँ, अलोंग y एक्सिस में इसको लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। अलोंग हम कहाँ लगा रहे हैं इसको, y एक्सिस में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ यूज करोगे तो कितना आ जाएगा,
u की जगह हम लिखेंगे u साइन थीटा, और इस समय टाइम कितना है 1 ut। अब यहां ध्यान से देखो, यहां जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड हो रहा है, मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड नेगेटिव ले रखा है साइन कन्वेंशन, तो मैं a इक्वल टू माइनस जी लिखूंगा, ut माइनस लिख दूंगा यहाँ gt, ठीक हो गया, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इन द प्लेस ऑफ ए वी कैन पुट माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा, u साइन थीटा टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस जी लिख देंगे, ये इतना क्लियर हो चुका है, माइनस जी हम लिख देंगे, क्लियर। और ये हाइट दोनों 3, ये इसको हम किसके इक्वल रख देंगे बोलो, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, ठीक है, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे बोलो, इसको हमने किसके इक्वल रख दिया 3। अब इसी चीज को हमने क्या करना है यू टी लिखना है, देखो यू टी लिखना है, यू की जगह मैं यू साइन थीटा देखूंगा क्योंकि अभी वर्टिकल में ही मोशन हो रहा है, ठीक हो गया। अब इन द प्लेस ऑफ टी, इन द प्लेस ऑफ टी, टी इक्वल टू 3 सेकेंड की बात कर रहा हूं तो मैं 3 लिख दूंगा, ठीक हो गया, यू टी। अब यहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, ए को मैं माइनस ए लिख दूंगा, और जी और टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3 का स्क्वायर रख दूंगा, और यहाँ टी इन द प्लेस ऑफ यहाँ 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, ये यू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, u साइन थीटा हमारे पास t इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस आप क्या करोगे, देखो माइनस यहाँ t की जगह 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा g/2 आ जाएगा, इक्वल टू, ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 में हाइट से सेम है, तो तब मैंने इसको इक्वल टू के इक्वल रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो u साइन थीटा इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, 3u साइन थीटा आ जाएगा माइनस 9g/2 आ जाएगा, ठीक। तो जब आप इन टर्म को एक साथ लेके आओगे, इन टर्म्स को एक साथ लाने पर हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, ये 3 में से 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, तो यहाँ से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो u साइन थीटा इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जब ऑन सॉल्विंग यू गेट u साइन थीटा इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, क्लियर। बट हमको तो हमको तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए पता होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट क्या होती है बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2g होता है, ठीक हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 10 आ जाएगा, तो 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर हो चुका है। 20 मीटर क्या आ जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं, तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 मीटर जो ऑब्जर्व हो रहा है हमको, ऑप्शन डी में, ऑप्शन में करेक्ट है, ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल पूरा डिस्कस कराया है, तो उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक हो गया। नाउ मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। अब देखो एक क्वेश्चन देखो वेक्टर से भी आया है कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमसे क्या पूछ रहा है, देखो एंगल की अगर हम बात कर रहे होंगे तो मैंने तुमको बताया था ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होता है। अब मुझे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो ए क्या है मेरे पास, आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप, अब जब डॉट करोगे आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन इसका मॉडुलस निकालोगे तो √2 आ जाएगा, इसका मॉडुलस निकालोगे तो √2 आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, और ये सब तो सीधे ऊपर 1 आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और तुम्हें पता है कि थीटा 1/2 कहाँ होता है, 60 में होता है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो चुका है। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ध्यान से देखेंगे कि 1/2 कॉस 60, ठीक। और यहाँ ऑप्शन क्या है, आई प्लस जे और आई माइनस जे है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे, 60 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। एक बार इन वेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे, आई प्लस जे और आई माइनस और आई माइनस जे, आई प्लस जे और आई माइनस जे, यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन में ये आएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई,
ठीक है, जे डॉट आई हमारे पास, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, और एक यहाँ पर से फिर से मिल जाएगा हमको। हाँ, ये वाला मिस हो रहा था ना, ये वाला मिस हो रहा है। देखो ये जे का जब जे के साथ डॉट करोगे, जे का जब जे के साथ डॉट करोगे तो वो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो यहाँ से हमारे पास देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करेंगे, 100% एग्जाम में आएगा। तो ये cos 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। 1 - 1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू कहाँ पर होता है, 0 90 में होता है। तो बड़ी ही ध्यान से कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो आई डॉट आई 1 होगा, तो जे डॉट जे भी 1 होता है, ठीक है। डॉट का डॉट के साथ 1 होता है, डॉट का अदर वेक्टर के साथ 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, क्लियर। द एसआई स्टैंडर्ड, द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन, ये तो तुमको ये पता ही है कि ये क्या है, किस पर बेस्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो देखो काइनेमेटिक्स से कितनी ज्यादा आई है, काइनेमेटिक्स से देखो लगातार क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के आए हैं। देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर रेशियो ऑफ टेंशन हमको T1 T2 T3 बनाना है, ठीक है। और तुमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि जो टेंशन का जो फोर्स होता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ काइनेमेटिक्स में, टेंशन का जो फोर्स होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक हो गया। अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, टेंशन का जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा, बॉडी होगा। तो हमेशा याद रखेंगे। देखो इसने दिया भी है, ठीक है। अगर तुम देखो अब अलग सबकी अलग अलग एफबीडी बनाओ, सबका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्या होगा कि बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी हमको, ठीक है। फ्री बॉडी अगर हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 kg 3 kg और यहाँ क्या है 5 kg है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक mg तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस 2 kg में एक टेंशन अवे फ्रॉम मतलब ऊपर की ओर लग रहा होगा, ये ठीक है। ये टेंशन कहाँ की ओर लग रहा होगा, ये टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। ये 2 kg का मैंने एफबीडी बना दिया, ठीक है। इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे 3 kg में, देखो 3 kg में एक तो mg तो लग ही रहा होगा और एक T2 भी लग रहा होगा। T2 और mg की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, T1 भी इसमें एक एक्ट काम कर रहा होगा, क्योंकि देखो एक T1 अगर ऊपर की ओर लग रहा होगा तो इस 3 kg के अवे भी तो एक टेंशन नीचे की ओर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो इस 3 kg में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो एक ध्यान से देखो, एक टेंशन तो T2 ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो mg 3 के साथ कौन लग रहा होगा बताओ, 3 के साथ एक T1 भी काम कर रहा होगा। T1 + 3g आ जाएगा, क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, क्लियर हो चुका है। अब देखो हम थर्ड ब्लॉक की अगर बात करें, यहाँ देखो एक T3 तो काम कर रहा होगा, इसमें T3 के साथ एक mg तो काम कर रहा होगा, ठीक है। और mg के साथ एक क्या कर रहा होगा, T2 भी काम कर रहा होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, T2 + 5g, T2 + 5g, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 10, g को हम 10 लेते हैं तो ये 20 आ जाएगा, और 20 + 30 ये 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 50 + 50 100 आ जाएगा। हमको तो इसका रेशियो चाहिए, इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2:5:10, 2:5:10 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन और बड़ा आसान क्वेश्चन है। जनरली अभी तो ऐसा पूछा है, कभी कभी ये हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में भी आ जाता है, हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो तरीका एक ही है, हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इंडिविजुअली। फ्री बॉडी का मतलब जितने भी ब्लॉक दिए सब में अलग अलग उनका फ्री बॉडी बनाओ और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर ये बड़ा ही आंसर आ जाएगा, जो कि इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2:5:10 आ रहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक का सब काइनेमेटिक्स से चल रही है। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस, आइस में चलना है, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्प्लिंग, दिस इज बिकॉज। देखो अगर आप किसी आइस में चल रहे होगे तो स्मॉल स्टेप लेने से क्या होगा कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा तो आप फिसलोगे नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलर फ्रिक्शन, जो कि ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है बी में दिख रहा है। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास देखो इसमें क्या है, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में ये भी एक क्या है बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, 7 ब्लॉक ईच ऑफ मास 1 kg, 7 ब्लॉक है और सबका मास कितना है 1 kg है, ठीक है। 7 ब्लॉक ईच ऑफ मास 1 kg, एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखो 7 ब्लॉक ईच ऑफ 1 kg, सात के साथ का 1 kg मास है, अरेंज इन F1 above द अदर, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, शोन इन फिगर। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट का मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। व्हाट आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सल्टेड ऑन थर्ड पर निकालना है, थर्ड पर फोर्स कितना लगाएगा और सेकंड कितना लगाएगा, तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर हम वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ ईच ब्लॉक, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेट ऑफ ईच ब्लॉक, एक ब्लॉक का कितना होगा बोलो, mg होगा कि नहीं होगा बताओ, mg होगा, m कितना है 1 और g है 10, तो एक ब्लॉक का केस कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। अब मेरे को क्या पूछना है बताओ, अब होगा क्या हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द थर्ड ब्लॉक बाय, ठीक हो गया, ऑन द थर्ड ब्लॉक बाय फोर्थ, ठीक है। थर्ड ब्लॉक पर हमने क्या करना है, फोर्थ कितना लगाएगा उसको हमने देखना है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, वेट, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ 4 ब्लॉक के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा बताओ, वेट और 4 ब्लॉक के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10, हमने किस में निकालना है, फोर्थ में निकालना है, तो उसको छोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 40 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ये 40 न्यूटन आ जाएगा। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सल्टेड ऑन द थर्ड ब्लॉक, ठीक है, ऑन द थर्ड ब्लॉक बाय सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो थर्ड कितना सेकेंड में लगाएगा, इसको हम सीधे हम क्या करेंगे, वेट ऑफ 5 ब्लॉक, ठीक है, वेट ऑफ 5 ब्लॉक, वेट ऑफ 5 ब्लॉक कितना हो जाएगा बोलो, एक का वेट कितना है 10, तो 5 का 50 हो जाएगा। तो देख लो हमसे क्या पूछ रहा है, ये करेक्ट आंसर हो गया। पहले हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन थर्ड ब्लॉक बाय फोर्थ, फोर्थ पर कितना आ रहा है 40 और सेकंड में कितना आ रहा है 50, तो 40 और 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, 40 और 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 में ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखो 2 फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो, अभी भी काइनेमेटिक्स ही चल रही है, देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा था, एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विद 25 Ns न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड मोमेंटम इन 0.4 सेकेंड, तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, मैंने तुमको इम्पल्स पढ़ाया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था, देखो 8th क्वेश्चन के लिए मैंने तुमको इम्पल्स बताया था, ठीक है। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है बोलो, इम्पल्स जो हमारे पास होता है, इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है, इम्पल्स फोर्स अपॉन फोर्स इंटू टाइम होता है। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स निकालना है। देखो फोर्स हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स क्या आ जाएगा, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स अपॉन टाइम आ जाएगा, इम्पल्स की जो यूनिट होगी न्यूटन सेकंड होगी, तो ये 25 दिया है, 25 अपॉन टाइम दे रखा है 0.04, 0.04 दे रखा है, 0.04 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2500 अपॉन 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 24 हो जाएगा, 1 4 2 जा 8 और 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कितना बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 625 इसका जो कि ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो 9th क्या कह रहा है, देखो अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ये इसकी बड़ी मीनिंग है, देखो अगर ये आइसोलेटेड नहीं कहता ना तो चीजें बदल जाती, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब हुआ आइसोलेट मतलब अकेला, अकेला होने का मतलब जो ना ही चार्ज है ना ही जो चार्जिंग होगा ना ही डिस्चार्ज होगा, मतलब चार्ज कैसा होगा, जीरो, कांस्टेंट कह सकते हो तुम, ठीक है। डिस्चार्जिंग के केस में हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में हम क्या कह सकते हो, जो हमारे पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नहीं कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं डिस्चार्ज होगा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन कह रहा है, तो फोर्स कैसे निकालोगे आप, ठीक हो गया। तो फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे पास देखो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट की और फोर्स हम किसका निकालेंगे, सेकंड प्लेट का, ठीक है। F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई होता है, F इक्वल टू क्यू ई होगा, ई तो पहली प्लेट का होगा और Q किसका होगा, सेकंड प्लेट का होगा, ठीक है। सेकंड प्लेट का Q होगा, तो E1 हमको पता है, E1 हमको पता होता है कि पैरेलल प्लेट जो हमारे पास शीट इनफाइनाइट शीट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इनटू क्यू हो जाएगा। अब यू विल आल्सो नोन एज कि जो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ये 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखो कभी यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा यहाँ से एक और एमसीक्यू एग्जाम में बन रहा होता है, यहाँ पर एक और एमसीक्यू बन रहा होता है। इस बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्स बता दो जरा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी एग्जाम आता है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन भी एग्जाम में आ रहा होता है, तो इसको भी आप ध्यान से सीख लेंगे। क्लियर हो चुका है। इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसके बाद क्या ध्यान से देखना है, अब आइसोलेटेड की बात कर रहा है। अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात कर रहा है, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मीन्स ये हुआ कि अकेला, अकेले का मीन्स हुआ कि जो कैपेसिटर है ना ही चार्ज है ना ही डिस्चार्ज है, कुछ भी नहीं है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड के लिए तो क्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट जब तुमसे बात बोले ना हो आइसोलेटेड की, तो तभी क्या रहेगा, यहाँ पर जो फोर्स कैसा रह रहा बताओ, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, रिमेन्स कॉन्सेप्ट, रिमेन्स कांस्टेंट। देखो आइसोलेटेड की वजह से क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। एज द, अब यहां ध्यान से देखेंगे, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक वायर इंक्रीज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। अब मेटेलिक वायर की बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था कि मेटल में क्या होता है, देखो कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और तुम जानते हो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए जानते हो, ठीक हो गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, प्रोडक्ट, ठीक हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस अगर हमारे पास बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, ये कंडक्टिविटी भी क्या हो रही होगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही होगी। और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो ठीक है, तो अब हमको किन दोनों में रिलेशन चाहिए, ये इंक्रीज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और इसका रिलेशन ढूंढना है हमने। तो एक बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी घट रही है, ठीक है। तो एक बढ़ रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका भी जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां पर भी एक इंक्रीज, रेजिस्टिविटी तो क्या कर रही है, रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रेजिस्टिविटी प्रोडक्ट, रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज कर रही है और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, ठीक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बढ़ रही है तो दूसरी
एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, सेम मैनर में बढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इधर सी क्या हो जाएगा, 10th का सी हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ रही होगी तो दूसरी डिक्रीज कर रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी सिखाया गया है तुमको एग्जाम में। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था, तो इस चीज को भी आप ध्यान से सीख लेंगे। देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 λ2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन डिस्टेंस आर, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मैंने तुम्हें कराया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आता है 2k λ1 λ2 बाय आर आता है। k की जगह यहाँ पर क्या है 1/4πε0 है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा 1/4πε0 2 λ1 λ2 बाय आर 1/4π। ये जो करेक्ट ऑप्शन है देखो बड़ा ही बेहतरीन है। ठीक है, तो 11th का ये मैंने कराया हुआ भी क्वेश्चन है, जब मैं अपने लेक्चरर में इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसको इंट्रोड्यूस भी किया हुआ है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर इनफाइनाइट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या कह रहा है, देखो इनफाइनाइट सीट है, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई 2ε0 होता है, ये हम जानते हैं सिग्मा बाई कितना होता है 2ε0 होता है। बट यहाँ क्या देखेंगे, अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा तो परपेंडिकुलर भी होगा, तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड ढूंढना है तुमने। ठीक हो गया, टूवर्ड से तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आर में तो डिपेंड करता है नहीं, तो आर परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द शीट, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 13th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है इसी तरीके का, ए से बी। देखो मैं ए का पोटेंशियल वी ए मान लेता हूँ, इसका पोटेंशियल वी भी मान लेता हूँ। अब मैंने तुम्हें चलना सिखाया है, ठीक है, तो वी ए का पोटेंशियल, वी ए करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कितना होता है, डिक्रीज होता है, -3 × 2 आ जाएगा। ठीक है, और देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन में जाने में क्या होता है, पोटेंशियल का लॉस होता है, ये इसलिए माइनस आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है माइनस और प्लस। अब तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो बताओ, अब तुम लोअर से हायर की ओर जा रहे हो, तो गेन पोटेंशियल का गेन होगा, तो ये +1 आ जाएगा। और करंट की डायरेक्शन में जाने पर फिर से पोटेंशियल का लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट कितनी आ रही है, और यहाँ माइनस आ जाएगा 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 2। और अब कहाँ पहुँच गए, वीबी में पहुँच गए, तो आप इसको सॉल्व कर लो। वी ए -6 -4 -9 +1 -6 = वीबी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -19 -25 और ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस 24 हो जाएगा, 24 + = वीबी आ जाएगा। तो हमें तो वी ए माइनस वीबी चाहिए, वी ए माइनस वीबी कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ 14 क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। वाइल ये दोनों किरचॉफ से आए हुए हैं, वाइल अप्लाइंग किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल वी अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप कैसे भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, मैंने बताया था कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मीन्स क्या हुआ, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो जो ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर को हम क्या कर देते थे, ओपन सर्किट कर देते थे। बताया था को कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, टाइम जब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, टाइम इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कैपेसिटर है उसको आप हटा दो, उसको ओपन कैपेसिटर को हटा के उसको ओपन सर्किट कर दो। तो जब आप ओपन सर्किट कर दोगे तो यहाँ सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सीधे सीधे V = IR लगाओ, I = क्या हो जाएगा बताओ, ये E और टोटल R करो, R + R, ठीक है, इंटू R। तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ, ये भी वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताओ,
आर अपॉन आर प्लस आर इंटू ई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए 15th का, ये जो 15th का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये भी बी होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने बहुत जम के कराए हैं, ठीक है। नाउ अगर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बॉल से कैरिंग, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये है +7 माइक्रोकूलम, और दूसरा है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, ठीक हो गया। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं किया है तो हम आर लिख लेते हैं, तो इस केस में हम फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हो जाएगा के 7 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रो, माइनस यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि माइनस तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपॉन आर स्क्वायर। ये शुरू की कहानी है, ये शुरू की कहानी है। इसके बाद देखो अब हमने क्या किया, इसके बाद देखो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है। इफ द चार्ज, तुमने -2q ऐड कर दिया, इसमें भी देखो, इसमें तुमने क्या किया, अब यहां तुमने -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, तो बताओ अब ये देखो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, इन दोनों में चार्ज कितना आ जाएगा, इन दोनों में चार्ज कितना आ जाएगा। देखो जब यहाँ -2 करोगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, -7 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो जब तुम इस केस में भी फोर्स निकालोगे ना, इस केस में जब तुम फोर्स निकालोगे एफ डैश, वो के आ जाएगा, के आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम इंटू -7 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम क्या देख रहे होगे, एफ इक्वल टू एफ डैश देख रहे हो, तो एफ इक्वल टू एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। अ यूनिफॉर्म सिल्वर वायर, अ यूनिफॉर्म सिल्वर वायर हैज रजिस्टिविटी दे रखी है, देखो हमको 1.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एट रूम टेम्परेचर दिया है, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वायर ऑफ 1, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, एवरेज डिरिप्टिव वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमको ये दे रखा है स्मॉल एन की वैल्यू दे रखा है, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की हमको वैल्यू दी है। तो हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में हमसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, मैंने बताया था ई, ठीक है, ई टाउ, ई टाउ बाय एम होता है, ठीक है, ई टाउ बाय एम होता है। हमको ई भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, मास भी पता है। अब देखो टाउ, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इस टाउ को फाइंड आउट कर लोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाउ को फाइंड आउट कर लोगे, और टाउ को फाइंड आउट करना मैंने बताया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर क्या, रो, रजिस्टिविटी कितनी होती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होती है। तो यहाँ से तुम क्या कर लोगे बताओ, यहाँ से हम फर्दर क्या कर लेंगे, टाउ इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, रो, रो इज द रजिस्टिविटी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करना है, इस टाउ को उठा के यहाँ रख दो, टाउ को फाइंड आउट करके आप इधर रख देना, ठीक है। टाउ इसकी वैल्यू एम सब कुछ दिया है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ई इक्वल टू d/dt, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या होता है, बेस्ड रहता है। अगला द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर का कितना होगा बताओ, स्टेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, उस चीज को भी आप ध्यान से देख लेंगे। स्टेट कंडक्टर के लिए देखो, स्टेट कंडक्टर का मतलब उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी लेंथ की बात नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हम जानते हैं 0 हो जाएगा, स्टेट कंडक्टर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, हम यहाँ ये जानते हैं कि L इक्वल टू कितना जानते हैं हम, फाई इक्वल टू एल आई होता है, देखो थोड़ा सा, फाई इक्वल टू कितना होता है, एल आई होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो, यहाँ से L निकल जाएगा, n फाई, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, L इक्वल टू n5 आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, L इक्वल टू n5 आई आ जाएगा। और अगर हम स्टेट कंडक्टर की बात कर रहे होंगे, स्टेट कंडक्टर की बात कर रहे होंगे, तो n तो 0 होगा, फिर n 0 होने से क्या हो जाएगा, L भी 0 हो जाएगा, L भी 0 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर प्रेजेंट है। देखो बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस ऑफर, ठीक है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी की इसके लिए होगा क्या बताओ, ठीक हो गया। हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे, फॉर
फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, देखो हम क्या जानते हैं, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो XC इक्वल टू होता है 1/ωc और 1/2πfc, 2πfc, ठीक है, 2πfc। तो देख लेंगे यहाँ से क्या पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा, देखो हम यहाँ से क्या पूछ रहा है कि XC तो इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही हुआ और फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो XC क्या हो जाएगा, बोलो, XC तो लेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात है कि ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो वही क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीट होके आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय 300%। तो सबसे पहले मैंने कहा था कुछ 3 स्टेप बोले थे मैंने, स्टेप नंबर 1 बोला था मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले लो, कितनी, 100% ले लो। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, इसमें तुमने 300% क्या कर दिया और इंक्रीज हो गई, अगर डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस कर दोगे, तो अब तो कितना हो गया 400 बन चुका है, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में मैंने रिलेशन तुम लोगों को बताया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बताओ, मोमेंटम की होती है। तो हमेशा आप क्या करोगे, K2 को पहले लिखना कहा है मैंने, K2/K1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बोलो, P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, तो P2 कितना हो जाएगा बोलो 400 अपॉन 100, तो 4 आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो शुरू में हमारे पास ये 400 है और ये 100 है, तो ये आ गया यहाँ से P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो बताओ, P2/P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 4/1, तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे। इसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या बताया था बताओ, याद है, अगला स्टेप बताओ, अगला स्टेप कैसे करेंगे, अगला स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 करो, मैंने बोला था कि P2 माइनस P1 दोनों ओर माइनस सब्ट्रैक्ट करो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 100 -1 सब्ट्रैक्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ गया 2 - 1, 1 सब्ट्रैक्ट किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये P2 ये कितना आ जाएगा बोलो, P2 माइनस P1/P1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 - 1 100%। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप ये स्टेप को फॉलो करोगे तो आप कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन ये कहीं गलत नहीं करके आओगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये जो ट्रिक है ये रेजिस्टेंस में भी काम आती है और वेव ऑसिलेशन में भी काम आता है, जहां पर इस तरीके से, जहां पर हमारे पास जो हमारे पास बोल सकते हैं हम, जो इंक्रीमेंट है अगर ग्रेटर देन 5 हो रहा है तो हम सीधे नहीं कर सकते हैं, हमको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर हो चुका है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 100% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन, ये देखो कितना सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब के सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो हमसे तो नॉन कंजर्वेटिव पूछ रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा। अगर कभी विस्कस फोर्स को अगर दूसरा आ जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा। क्लियर, तो नॉन कंजर्वेटिव पूछ रहा था तो विस्कस फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। स्प्रिंग की क्या है, हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या है बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट कर लें। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट कर लें। देखो F इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं के निकाल लूँ क्या, यहाँ से अगर हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा F/x, ठीक है। F कितना दिया है हमको, 4 न्यूटन दिया है, F हमको कितना दिया है, 4 न्यूटन दिया है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 4 न्यूटन। और x देखो कितना 1 सेंटीमीटर तुमने स्केच किया है, तो 1 × 10⁻⁻², तो ये ऊपर जाएगा तो ये 400 आ जाएगा, ये 400 क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा,
ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है। अब तुम क्या करो, स्टेप नंबर टू में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मजा आएगा। स्टेप नंबर 2 यहाँ पुट कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, हाफ के की जगह आप 400 लिखोगे, और एक्स तुमसे बोल रहा है कि 10% 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, इतनी कंप्रेस करी, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 5 जा 10, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2.2 जूल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 जूल, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 जूल नहीं 20 जूल आएगा यहाँ से। देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ इसका क्या आ जाएगा, 2 जूल। ठीक, स्टेप नंबर अगर हम एक बार और कैलकुलेशन देखो, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स, एफ हमको 4 न्यूटन दिया है और एक्स हमको 1 × 10⁻⁻²। ठीक है, ये 400 तो ये क्लियर है, 400 क्लियर है। इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर छूट गई है, देखो इसीलिए इसका क्या है, के एक्स का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर एक और 10 आएगा, 10 × 10⁻⁻² और भी आएगा। ठीक है, 10 × 10⁻⁻² एक और आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर 20 जूल नहीं होगा। अब ठीक है, क्लियर हो चुका है, क्योंकि के एक्स का स्क्वायर करना है ना, देखो छोटी छोटी चीजें ध्यान से सीखेंगे, एक्स का स्क्वायर करना है तो 10 × 10⁻² × 10 × 10⁻²। तो ये अब हमारे पास जो यहाँ इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 जूल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, और अब के एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, केपलर सेकंड लॉ की बात करूंगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम नहीं लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक हो गया, लॉ ऑफ एरिया इज डायरेक्ट, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात हो रही है। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखो 35 की ओर हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट है बोल रहा है। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, स्पीड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। हाइट पूछ रहा है, ठीक है, हाइट पूछ रहा है द अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस तरीके से हमको पूछना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास, ये मेरे पास एक अर्थ है, ठीक हो गया, और ये यहाँ पर एक सैटेलाइट क्या कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, इसकी सरफेस से h, और ये हो गई r। ठीक हो गया, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + h हो जाएगी। ये सैटेलाइट है, इसका मास m है। ठीक है, और ये इस तरीके से क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ठीक है, तो अब देखो ये अगर ये जो सैटेलाइट है, अगर ये जो सैटेलाइट है ये क्या कर रही है बताओ, सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन तो तभी कर सकता है कोई ना कोई इसे सेंट्रीपिटल फोर्स पक्का प्रोवाइड करा रहा होगा। तो कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, इसका मास तो m हो गया और इसका मास स्मॉल m हो जाएगा। ठीक है, तो कौन करा रहा होगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, इसको क्या कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से देखो mv²/r, r कहाँ से मेजर करोगे, इधर से, पूरी डिस्टेंस चाहिए हमको, r + h चाहिए, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, और ये g अर्थ का मास और इस सैटेलाइट का मास अपॉन r + h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, v² इक्वल टू मिल जाएगा, v² इक्वल टू हमको g कैपिटल m/r + h मिल जाएगा। ठीक है, v² इक्वल टू gm/r + h, तो हमको यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, v² इक्वल टू हमको इतना मिल गया, v इक्वल टू कितना मिल जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है, यहाँ पर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो gm/r + h आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी दे रखी है वो हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी है। जो ये वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी हमको गिवन है, ये जो हमको वेलोसिटी है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी की क्या है, आधी है, एस्केप वेलोसिटी की आधी है।
तो अब क्या करोगे बताओ, एस्केप वेलोसिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा बोलो। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, v हमने निकाल रखा है, v हमको पता है √2gm/r होता है, अंडर रूट जब तुम स्क्वायर कर लो, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी कितनी होती है, इसकी भी √2gm/ कितनी होती है, r होती है। तो जब तुम इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कितनी आ जाएगी, 2gm/r हो जाएगी। और यहाँ तुमने निकाल रखा है, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, gm/r+h हो जाएगा, r+h हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है इतना। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे, इधर से अगर तुम आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर से हमारे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर हमारे पास h इक्वल टू 644 किलोमीटर आ जाएगा। और यहाँ ठीक है, ये हमारे पास किस आ जाएगा हाइट, और यही कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो यहाँ से h इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, अब देखो 6400 दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ तो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में आंसर दिया है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन में भी बताया है, जो कि मेरा क्या आ रहा है 6400 आ रहा है सॉल्व करके किलोमीटर। तो इसका 1 फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज को भी क्या करेंगे, ध्यान से एक बार सीख लेंगे, ठीक है। और ये वाला रिलेशन तुमको पता होना चाहिए कि जो अगर हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा तो कितना होगा, देखो वी, अगर हम देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r भी लिख सकते हो, ठीक है, 2r या 2a कुछ भी लिख सकते हो, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी -G m1m2/r होती है, ठीक है, ये कितनी होगी बताओ, -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ये हो जाएगी हमारे पास a, अगर a लिख रहे हो तो a ही लिखोगे। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक हो गया, अपॉन 2a, ठीक हो गया, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। जब देखो तुम इस टोटल एनर्जी और इनमें रिलेशन को फिट करोगे तो ये -v/2 हो जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, जो टी जो काइनेटिक एनर्जी है, अब आप इसमें यूज करो ना, इसमें वैल्यूज को पुट करो, इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी -हाफ ऑफ वी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है प्रेजेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ वी हो जाएगी, हमेशा माइनस ही होती है। माइनस क्यों होती है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, द थ्रस्ट ऑफ ग्रेविटेशन का, द थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट इज, क्यों आता है बताओ, थ्रस्ट की ऊपर की ओर क्यों लग रहा है, द फोर्स एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूल, ये इसकी वजह से आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्यूल गैसेस ऑन द रॉकेट, इसकी वजह से ऊपर की ओर क्या लगता है, थ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स से लगता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी का मतलब दोनों तरीके से भी आएगी, इलेक्ट्रिक भी आएगी मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर होती थी, और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, b² कितनी होती है, 2m2 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव ई क्रॉस बी से देते हैं, ई क्रॉस बी की ही डायरेक्शन क्या होती है, ईएम वेव की डायरेक्शन होती है, ठीक हो गया। एक यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर डिक्रीजिंग, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखो डिक्रीजिंग कहेगा तो सबसे पहले एक्सरे आएगा, फिर विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर लास्ट में क्या आएगा, रेडियो वेव। रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर विथ अ प्रिज्म इज 30 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछ रहा है, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन दे रखा है, डेविएशन कितना दे रखा है 30। हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डेविएशन कितना, डेल्टा एम कितना दिया है 30, और प्रिज्म एंगल कितना दिया है 60 दे रखा है, ठीक है। कौन सा दे रखा है बोलो, ठीक। अब देखो यहां से हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है, 30 और 60 दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन डेल्टा एम प्लस ए, साइन डेल्टा एम प्लस a/2, क्लियर, अपॉन साइन a/2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे तो साइन 90/2 साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, साइन 45, ये कितना हो जाएगा, साइन 45 अपॉन a/2, a/2 मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तो 30 हो जाएगा, तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये √2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा, √2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करेंगे, ध्यान से एक बार सीख लेंगे। ठीक, इसके बाद देखो, अब अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स से है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। डिस्टेंस विजन मतलब डी, कैपिटल डी कितना दिया है बोलो, 25 दिया होगा। और ये किसकी बात कर रहा है, मैग्नीफाइंग पावर मीन्स माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप का तुमको मैग्नीफाइंग पावर आना चाहिए। m इक्वल टू 1 प्लस क्या होता था, dy/f होता है, वेयर d इज द डिस्टेंस ऑफ, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। 25 अपॉन फोकल लेंथ तुमको दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है 2.5, हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, फोकल लेंथ हमको यहाँ से कितना दिया बताओ, 2.5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, ये 10 और 1 और 10 आ जाएगा, 11, 11 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। इसको तुम लेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर यहाँ से भी आंसर हो जाएगा अगर तुम्हें डायरेक्ट भी पता है तो। ठीक है, डायरेक्ट पता है तो तब भी बात बन जाने वाली है, डायरेक्ट पता है तो तब भी बात क्या होगी, तब भी बात बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे, ये कह रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए मटेरियल 60 डिग्री कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइजेशन ब्रूस्टर एंगल की बात कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, वेलोसिटी बतानी है हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते क्या हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। मुझे तो ब्रूस्टर्स लॉ आता है, 43 का मुझे क्या आता है, देखो मैं एक ही चीज जानता हूँ, ब्रूस्टर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है 10 IP होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानते हैं। और देखो अब हमें तो क्या निकालनी है बताओ, हमें तो स्पीड निकालनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बोलते हैं 10 IP। यहाँ से मुझे इस v को फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, इस v को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर हमको कितना दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 10 60 लिख दें हम इसको 60, तो ये √3 आ जाएगा, √3, और ये कितना आ जाएगा cy v, हमको तो v चाहिए, v कितना आ जाएगा बताओ, cy √3 आ जाएगा, cy √3 आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन √3, तो 3 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, मीटर 8 पर सेकेंड आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा उसको भी देख लेंगे, √3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो इतना आ जाएगा, √3 इंटू √3 से ये √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इन ये देखो बड़ा ही इंटरफेरेंस आया है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ हमको दे रखा है एंगस्ट्रॉम, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ देखो 44 के लिए तुमको क्या दिया है, 44 के लिए तुमको बीटा कहते हैं, 0.8 mm, बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी 2.5 मीटर, इफ होल एपरेटस इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। देखो तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, तुम्हें एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि जब तुम क्या करोगे, किसी यंग्स YDSC एपरेटस को किसी लिक्विड में अगर तुम क्या करोगे, डिप करोगे, तो उसका जो नई फ्रिंज विड्थ है वो म्यू टाइम से डिक्रीज हो जाता है, β/μ। तो ये 0.8 अपॉन 1.6 हो जाएगा, तो ये 8 ये 0.5 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, वेवलेंथ भी म्यू टाइम से डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अगर वेवलेंथ पूछ रहा होता तो β/λ आ जाते हैं, यहाँ λ' इक्वल टू β/λ। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ विजिबल लाइट हैज लॉन्गेस्ट, ये तो सबको पता ही है तुमको, रेड की सबसे ज्यादा, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रेड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, स्टडी ऑफ ईथर, स्टडी ऑफ, उसने क्या बोला था, ईथर हमारे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ठीक है, स्टडी ऑफ ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ डबल स्लिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट,
ठीक है, तो होगा क्या, ईच ऑफ द ब्राइट बैंड डिस्पर्स, बिल्कुल ठीक है, ओनली द सेंटर। अब वाइट लाइट पूछोगे ना, तो वाइट लाइट क्या होगा बताओ, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर छोड़ के सेंटर पर ही तुम्हें ऑल द ब्राइट बैंड, सिर्फ देखो सेंटर पर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द ब्राइट बैंड, सब ब्राइट बैंड मिलेंगे सेंटर को छोड़ के, ठीक हो गया, एक्सेप्ट वन डिस्पर्स, सेंटर वाइट वाला पूरा सेंटर में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कराया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिनोमिना सजेस्ट दैट लाइट में बी ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या, पोलराइजेशन ने बताया हमको। ठीक है, पोलराइजेशन ने हमको बताया कि जो लाइट वेव है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। फोर नेचुरल लॉज ऑफ ईएम वेव्स, ये तो तुमको बताया मैक्सवेल की इक्वेशन, और मैंने कराया भी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखो द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, बोलो वेव नंबर बोलते हैं। देखो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैंने बताया था तुम लोगों को, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 52 क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो कि हमको क्या देखा, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने, इलेक्ट्रॉन हैविंग इतनी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है बताओ, लैम्डा इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं एच अपॉन अंडर रूट 2 ई इज द काइनेटिक एनर्जी होती है। आप सबकी वैल्यूज को पुट करो, है ना, सबकी वैल्यूज को पुट करो, 6.676 इंटू प्लैंक कांस्टेंट अंडर रूट देखो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। और देखो एनर्जी, आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लो एक बार, तुम्हें एनर्जी कितनी दी है। ठीक है, एनर्जी कितनी दी है, 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसको भी बड़ा ध्यान से सीखना है। तो 80 को तुमने इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 इंटू 80 में ही मत रुक जाना, जूल में चाहिए हमको आंसर। ठीक है, ठीक है, तो फर्दर देखो, अब देखो ध्यान से, ये हमको किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर देखो एक बार सॉल्व कर लेना, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.4 क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप भी सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1.4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आता है ऐसा 100%। आप कम से कम ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस एग्जाम को सॉल्व करके इतना तो पता लग जाता है कि एग्जामिनर का रीजन क्या है, सबसे फेवरेट रीजन क्या है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इन अ डिस्पर्सिव मीडियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। देखो डिस्पर्सिव मीडियम की क्या बात कर रहा है, डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर रहा है, तो डिस्पर्सिव मीडियम में हमेशा याद रखना ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, लेस देन दैट ऑफ द क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है। अगर डिस्पर्सिव मीडियम की बात कर रहा होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर नॉन डिस्पर्सिव की बात कर रहा होता ना, नॉन डिस्पर्सिव में दोनों बराबर हो जाते, तो क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए नॉन डिस्पर्सिव के लिए। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर तुमसे डिस्पर्सिव रीजन की बात कर रहा है तो ग्रुप वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ द फेज वेलोसिटी, अगर नॉन डिस्पर्सिव की बात कर रहा होगा तो वहां वीजी इक्वल टू वीपी होगा। तो करेक्ट, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, डिस्पर्सिव, तो वीजी लेस देन दैट ऑफ द वीपी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो टू ये देखो ये क्वांटम फिजिक्स से क्वेश्चन आया है और ये बेसिक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का आप यूज क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को वैल्यू को फाइंड आउट करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, ए और बी की पावर, तो ये सीधे एन आगे आ जाता है, बी की पावर ये तो सीधे प्रॉपर्टी है, आप इसको सीधे सीधे भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अगर इसी की जगह तुम्हें क्वेश्चन भी देगा ना, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो, ए बी की पावर एन का आंसर क्या होगा, एन बी एन -1 ए बी हो जाएगा। ए और बी अगर आपस में कम्यूटेट कर रहे हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमसे इसका मतलब क्या है, देखो ये ब्रा एंड कैट करके एक नोटेशन होता है प्रीवियस क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। देखो इसका मतलब होता है अल्फा और अल्फा का स्टार, अल्फा और अल्फा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना, मल्टीप्लाई कर देना, तो बी वाला आंसर इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा यूज होते थे हम। ठीक है,
अल्फा अल्फा स्टार होता है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का स्टार। यहाँ तो बीटा है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा करोगे और बीटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लोगे, 1 1 माइनस आई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डिनोट्स एनर्जी, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स से आगे देखो, ई इक्वल टू कितना होता है, आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, ई एच ये क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू हमारे पास आई एच कट, साई तो है नहीं यहाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ दे, इस बार पूछ लेगा मोमेंटम बताओ, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच अपॉन आई, एच कट अपॉन आई डेल्टा इज द मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसको भी तैयार रखना है। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर को भी तुमने याद रखना है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कभी कभी इसी को ये लिखा आ जाता है माइनस आई एच कट डेल्टा, ये दोनों एक ही चीज है। मोमेंटम ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट एनर्जी ऑपरेटर बोलेगा माइनस मत लगाना, ये कितना हो जाएगा, माइनस एच कट डेल डेल साई और एच डेल साई अपॉन डेल एच कट की डिराक कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटम मैकेनिक्स का। अब देखो इसको भी आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद इन द क्लासिकल लिमिट से पूछ रहा है। ठीक है, हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए होते क्या प्रोसेस है, देखो सबसे पहले तुमको जो हाइड्रोजन जो हमारे पास ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका तुमको ग्राउंड स्टेट पता, ग्राउंड स्टेट में क्या पता होना चाहिए, वेव फंक्शन पता होना चाहिए। अगर हमको ग्राउंड फंक्शन में उसका क्या है, वेव फंक्शन अगर साई पता है तो हम इसको आराम से कर ले जाएंगे। देखो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अगर तुमको पता है तो बात बन जाने वाली है। ठीक है, तो साई ग्राउंड स्टेट ये कितना होता है बताओ, अल्फा अपॉन पाई, अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से होता है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर ये पता होना चाहिए तुमको, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए, अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पता होता है। ठीक है, अब देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको इसकी एनर्जी भी पता होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहे हैं और एक्स की जगह हम ए स्क्वायर लिख दे रहे हैं। और इसकी हमको ग्राउंड स्टेट एक ये भी जब हम इसे सॉल्व करके निकालते हैं तो एच कट ओमेगा इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है। ठीक हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता कर लेंगे, ये यहाँ से कितना आ जाएगा ये पता चल जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1/√ अल्फा। बस अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, क्या साई और साई का स्टार और डीएक्स में चल रहा है सारा का सारा। साई तुमको पता है, देखो साई स्टार और कहां से, माइनस ए से प्लस ए। अब देखो तुम्हें सब कुछ तो पता ही है, साई की वैल्यू पता है माइनस ए से ए, माइनस ए से ए तुमको पता है। देखो साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएंगी पावर्स। ठीक है, तो इतना आ जाएगा ये। अब ए की वैल्यू भी आप पुट अप कर सकते हो। ठीक है, ए की वैल्यूज को भी आप पुट अप कर सकते हो। अब जब हम क्या इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, माइनस अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा इतना डीएक्स आ जाएगा जब पुट करोगे। ठीक है, तो अब देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट अंडर अल्फा इंटू एक्स को हम क्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्यू पुट कर देंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, -1 से क्या हो जाएगी 1 लिमिट हो जाएगी, 1/√ अल्फा आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो एक बार देखो, अल्फा बाय पाई की पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, अल्फा बाय पाई की पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और ई की पावर माइनस क्यू स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप फर्दर इसको सॉल्व करने पर जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है ना वो 0.84% निकलती है। तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना, या आप सीधे सीधे इसको ध्यान भी रख सकते हो। 80 स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो 84% क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 84 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो तुमको कराया हुआ क्वेश्चन है, देखो द मिनिमम वेवलेंथ, सेम क्वेश्चन आया हुआ। मैंने बोला था तुम सब सीरीज के लिए भी निकाल लेना करके, अगर जिसने निकाला होगा वो उसको बड़े आसानी से कर देगा। ठीक है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन
एंड बाल्मर सीरीज। मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है। तो मिनिमम में मैंने तुमको बताया था कि होता कैसा है, मिनिमम के लिए मैंने बताया था। और लाइमन सीरीज दोनों मिनिमम की पूछ रहा है। देखो मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, लाइमन एंड बाल्मर सीरीज का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो मिनिमम मैंने बताया था E इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है, और E इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा हो जाएगा। अब वेवलेंथ मिनिमम है, देखो वेवलेंथ मिनिमम होने का मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब आसपास से ही, जब क्या हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांजिशन लास्ट से हो रहा होगा। तो उस समय के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी जब ज़्यादा कब होगी, जब ट्रांजिशन लास्ट से हो रहा होगा, ठीक है। तो फॉर लाइमन के लिए लिख लो इसको आप, फॉर लाइमन के लिए लिख लो, फॉर लाइमन शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ के लिए लिख लो 1/λ लाइमन इक्वल टू कितना होता था बोलो, आर होता था 1/n। लाइमन मतलब लास्ट से 1 में आ रही होगी, 1 का स्क्वायर माइनस, और n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। n2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू आर आ जाएगा, और λ इक्वल टू 1/r यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये तो तुमने लाइमन के लिए कर दी। अब देखो फॉर बाल्मर की अगर तुम क्या कर रहे हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तो 1/λb इक्वल टू आर। देखो बाल्मर का मतलब लास्ट से सेकेंड में आनी चाहिए, 2 का स्क्वायर, और शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो n2 इसके लिए भी इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/λb इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/4 आ जाएगा। और यहाँ से λb इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/r आ जाएगा। अब हमसे तो रेशियो पूछ रहा है ना, जैसा कह रहा है तुम वैसी कर दो। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा मिनिमम L और लैम्डा B मिनिमम पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, बोलो लैम्डा, ये तो 1/r आ जाएगा, और ये रिवर्स कर दोगे तो r/4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, तो बोलो ये 10 2 और 0.5, तो 0.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए। जब मैं तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ा रहा था, मैंने साफ साफ बोला था कि आप सबके लिए लॉन्गेस्ट और मिनिमम निकाल लोगे तो बात बन जाने वाली है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से, अगला क्वेश्चन वही कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन। अब देखो शॉर्टेस्ट के लिए देखो, शॉर्टेस्ट लाइमन के लिए तुमने शॉर्टेस्ट तो निकाल ही ली है। लाइमन के लिए जो शॉर्टेस्ट निकाल ली है तुमने, कितनी निकाली बोलो, वो 911.6 आती है। अगर तुम यही फंडा, अगर ये ऊपर वाला ही तुम मेरे में लगाओगे, इसी क्वेश्चन में लगाओगे, जो लाइमन की जो शॉर्टेस्ट है ना, जो लाइमन की जो शॉर्टेस्ट हो 110 के आसपास आती, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। 911 आती है, देखो 911.6 एंगस्ट्रॉम आती है, शॉर्टेस्ट है लाइमन, शॉर्टेस्ट है लाइमन। और जो देखो वेवलेंथ है लार्जर वेवलेंथ है, और लाइमन तुम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना। तो कितनी आती है बताओ, 12-13 एंगस्ट्रॉम आती है, ठीक है, 12-13 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ देखो 910 तो 11 तो दिया नहीं है, और 12-13 तो दिया नहीं है, 12-13 तो एग्जैक्ट दिया है, पर 12-13 भी नहीं आती है, 12-15 आती है। अगर तुम कैलकुलेट करना, सिखा रखा है मैंने, सब सिखाया हुआ है, ठीक है। 12-15 और ये ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसके अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। इसके बाद देखो विच ऑफ द इन विच द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीडेंट डज लाइमन मैंने बताया था, लाइमन किस में लाई करती है बोलो, अल्ट्रावायलेट। और विजुअल में कौन लाई करती है, बाल्मर। और बाकी किस में करते हैं, इंफ्रारेड। तो इसका करेक्ट आंसर अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द मिलिकन एक्सपेरिमेंट तुमको पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताया उसने, ठीक है। एन एक्सरे फोटोन कोलाइड विथ, अच्छा क्वेश्चन है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज स्कैटर्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। देखो जो कोलिजन होते हैं ना परफेक्टली इलास्टिक होता है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होने के बाद क्या होता है, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है इक्वल टू mc², ठीक हो गया। और जो हमारे पास मोमेंटम हो, दोनों क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप तुमको दे रखा है 5 डेज दे रखा है, द मास ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर 20 डेज दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी फाइंड आउट, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते। ठीक हो गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन नंबर 63 को नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कितना आ जाएगा बताओ, 5 और 20, 20 20/5 कितना आ जाएगा, 20/5 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, 20/5 कितना आ जाएगा बोलो, 4 आ जाने वाला है, 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, 4 डेज आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं बताओ, एक फॉर्मूला हम जानते हैं n = n0 1/2 की पावर n, जानते हैं नहीं जानते हैं। यहाँ से मुझे क्या पूछ रहा है, द मास ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप रिमेन्स कह रहा है। ठीक है, तो कितना n तो यही रिमेन्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है, n लेफ्ट कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ से अगर हम n लेफ्ट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो n लेफ्ट कितना हो जाएगा बताओ, जो हमारे पास कितना बचा होगा, ये कितना होगा बताओ, n0/2 की पावर n बच जाएगा, इतना ही तो बचा रहेगा। ठीक है, n0 कितना हो जाएगा 2 की पावर n, n0 यहीं से निकाला है, n0/2 की पावर n = n लेफ्ट कितना बचा होगा, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लो। यहाँ से n0 शुरू में हमको कितना दिया है, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हमको 10/2 की पावर 4, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 2 जा 4 2 जा 16, 16 ये कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से 0.625 के आसपास आंसर आ रहा है क्या, 0.26 के आसपास आ रहा है 10/, ठीक है 10/2 की पावर 4, तो 10/16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 की पावर n, तो 10/16 मीन से कितना हो जाएगा 0.625। ठीक है, हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, देखो बी वाला सही हो रहा है। तो हाफ लाइफ से भी ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है 2He4, जब अल्फा डीके होता है तो हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है, निकलता है। ठीक है, एमिट होता है। अब देखो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है, विच डिक्रीजेस विद टाइम, पता ही है तुमको, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स बायस में क्या होती है बताओ, जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ जाता है और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। तो देखो बताया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था क्लास में, रिवर्स बायस अप्लाइड ऑन अ जंक्शन, इसका क्या होता है बोलो, रेज द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को रेज करता है और डिप्लेशन लेयर की विड्थ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगला देखो 67, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट, बताया था नैंड, नैंड और नॉर, एक ऑप्शन कभी कभी नॉर भी आ जाता है, नैंड और नॉर आर बोथ आर द यूनिवर्सल गेट, इनसे हम और गेट को बना सकते हैं। ठीक हो गया। अगला देखो एलईडी का फुल फॉर्म, एलईडी क्या होती है हमेशा पास, एलईडी किस में वर्क करती है हमेशा, इसको भी ध्यान रखेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, हम इसको किस में बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये एन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है यहाँ। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं बताओ, एन से पी की ओर मूव कर रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन मूव्स, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमीटर टू बेस, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉइस, नॉइस क्या है, कम्युनिकेशन की क्या है, एक कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो है। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइनोस्फीयर क्या हो जाएगा, ये लेस देन दैट ऑफ द 1 हो जाएगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक हो गया। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तुम्हें पता है TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ एग्जांपल ऑफ, हमेशा याद रखना लाइन स्पेक्ट्रम, बोथ मत लगा के आ जाना, बहुत सारे लोग बोथ ए और बी लगा के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा एग्जांपल किसका है, लाइन स्पेक्ट्रम का है। अब ये तो सब कराया हुआ है, देखो
जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू 1/137 होती है, ठीक है। ये देखो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अलाउ ट्रांजिशन ओबे, अलाउ ट्रांजिशन हमेशा सिलेक्शन रूल, ये एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और द डेसिमल नंबर फॉर ऑक्टल 74, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर का हम ऑक्टल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 74 का कितना हो जाएगा, 74 का हमने किस में कन्वर्ट करना है, ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 66 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 8 56 + 4, 60 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ व्हेन अ मेटल बिकम सुपर कंडक्टर, तो इसका जो रेजिस्टेंस बहुत ही क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसी को सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक हो गया। द सन in the sun helium is produced by 1h1 + 1h1, 1h1 + 1h1 = 2he4, ठीक है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई क्या होता है कि हैवियर न्यूक्लियाई में कंबाइन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस डिटेक्ट चार्ज पार्टिकल बट डज नॉट शो देयर ट्रेसेस, ये देखो एटॉमिक फिजिक्स से आया है, काउंटर सेंटिलेटर काउंटर होता है, ठीक है, सेंटिलेटर काउंटर। अब देखो द न्यूट्रॉन इन एन एटम, न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो हमेशा न्यूट्रॉन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, न्यूट्रॉन कभी फिक्स नहीं हो सकते हैं, न्यूट्रॉन कभी इक्वल नहीं हो सकते, वो तो डिपेंड करेगा, किस में डिपेंड करेगा बोलो, अलग अलग आइसोटोप पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो बेहतरीन आंसर इसका यही है, सी, वेरी इन द नंबर विथ डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एटम अंडरगोज बीटा डीके, अगर कोई हमारे पास क्या है, कोई न्यूक्लियस है, अगर उसका बीटा डीके हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, पर मास नंबर में कोई क्या आता है, चेंज नहीं आता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 AMU डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब तुमसे kg में तो पूछा नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻, kg को ग्राम में बदलो, ठीक है जाएगा। तो हमसे किस में पूछ रहा है, किलोग्राम टू ग्राम करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो -24 + 3, ये -24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें दोनों चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, पता लगा दो, एक तो याद होनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, रेस्ट मास की अगर बात कर, रेस्ट मास कितना होता है, एनर्जी तुम्हें पता है, E = mc² होता है, E = mc² होती है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। और मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बताओ, E = mc² तो होगा ही। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास को हम फाइंड आउट करेंगे, तो मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ ये किस में आएगी एनर्जी बताओ, जूल में आएगी, ये तो जूल में आएगी एनर्जी, पर हमको एनर्जी जूल में थोड़ी चाहिए, हमको यहाँ एनर्जी किस में चाहिए बोलो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। पक्का आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया, पक्का इसको क्या कर लेंगे, इतना जूल, इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना MEB हो जाएगा, सॉरी इतना क्या हो जाएगा, -13 MEB हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अब आप क्या करेंगे, 1 MEB इक्वल टू ये, ठीक है, 1 MEB इक्वल टू इतना जूल होता है, इतना क्या होगा, जूल होगा। यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकाल लो, 1 जूल की वैल्यू निकालोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻13। अब देखो, अब तुम क्या करोगे पता है, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इतने से मल्टीप्लाई कर देना, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ का c² और इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻3। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखोगे तो तभी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, तभी आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो
सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है? रिपल, ये होता है, देखो, रिपल ऑल द मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पासिंग थ्रू इट। क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट। देखो सबसे अच्छा है, ये पढ़ाया भी है, नेक्स्ट रे आर यूज टू डिटेक्ट इंटरनल, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, क्या होता है? इज इक्विवेलेंट होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नाउ अब यहाँ ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? जो बैरियन नंबर जिनमें क्या रहता है, कंजर्व नहीं रहता, उनको हम फॉरबिडन कहते हैं। अलाउड मतलब जिनमें कंजर्व रहता है। तो देखो आप, मैंने तुमको एटॉमिक में एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाई है, मैंने बताया था कि बैरियन नंबर किन किन का 1 होता है। तो बैरियन नंबर जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रॉन्स का क्या होता है? 1 होता है, बाकी का 0 होता है। देखो अगर हम के प्लस और पाई प्लस अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो तो ये जो के प्लस है ना, ये तो मेजोन हो गया। अगर देखो हम सी वाले को चेक करके देखें, के प्लस ये आ जाएगा पाई प्लस लैम्डा 0। तो देखो ये के प्लस तो क्या है? मेजोन है, और मेजोन का बैरियन नंबर 0 होता है, और ये भी मेजोन है, इसका 0 हो जाएगा। और ये लैम्डा क्या हो जाएगा? ये बैरियन है, बैरियोनिक रेजोनेंस है, इसका 1 होता है। तो यहाँ देखो ये क्या है? फॉरबिडन हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉरबिडन हो जाएगा, क्योंकि इसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं है। बाकी को तुम देखोगे तो सब में LHS इक्वल टू RHS आ रहा होगा, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब ये भी मैंने पढ़ाया था, रेसिप्रोकल लैटिस मैंने बताया था। रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए लिखोगे तो B क्रॉस C आएगा, बी लिखोगे तो C क्रॉस C आएगा, और सी लिखोगे तो A क्रॉस B, और नीचे तो हमेशा वही रहेगा A डॉट B क्रॉस C। तो ये बिल्कुल सबके सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हैं, ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद यहां देखेंगे कि एन एंटी प्रोटॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट, ठीक है? एंटी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका द मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इट हैज क्या होगा? मास प्रोटॉन का होगा और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है? ये तुम समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज ब्रोकन सिमेट्री, स्ट्रेंजनेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? स्ट्रेंजनेस इज द करेक्ट आंसर। अब यहां ध्यान से देखेंगे, द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल विच मेड ऑफ डी डी एस का मतलब क्या होता है बताओ? डाउन क्वार्क का कितना होता है? -2/3 ऑफ ई, और ये -2/3 ऑफ आई ई, ये -2/3 ऑफ ई, -1/3 होता है, ठीक है? चार्ज पूछ रहा है ना, तो तुमको चार्ज पता होना चाहिए। ये डाउन क्वार्क, ये इसका -1/3 ऑफ ई, इसका भी -1/3 ऑफ ई, इसका भी -1/3 ऑफ ई, -3/3। तो इसका जो आंसर आएगा -E आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको चार्ज पता होना चाहिए। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुम क्वार्क, प्रोटॉन किन क्वार्क से मिलकर बनेगा, न्यूट्रॉन किन क्वार्क से मिलकर बनेगा, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। चार्ज याद होना चाहिए, इजी वे में हम कर सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम मैंने बताया था। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? सरफेस इंटीग्रल को क्या करती है? लाइन इंटीग्रल में बदलती है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल, स्टोक्स थ्योरम बताया था मैंने, क्या? ए डॉट डी एल ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से डॉट ds हो जाता है ये। तो क्या कर रहा है? सरफेस का कर्ल कर रहा है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर विथ इंटीग्रल। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द आइगन, ये देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है, द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल होती है, हमेशा रियल होती है। अगर स्क्यू हर्मिशन पूछेगा तो इमेजिनरी होगा, इसको भी तैयार करो, ठीक है? अब देखो आइगन वैल्यूज तुम आराम से निकाल सकते हो। मैंने बताया था ए आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? a माइनस लेमडा आई इज द यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ 3×3, ठीक है? तो a माइनस लेमडा आई करोगे, सॉल्व करोगे तो वहां लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 और -2 आ जाएगी। क्लियर करके देख लेंगे इसे। अब देखो डायडिक टेंशन, नाम से ही पता चल रहा है डायडिक टेंशन मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? 2 होगी। हमेशा याद रखो डायडिक की रैंक कितनी होगी? 2। और हमारे पास कोई एक टेंसर है, अगर मेरे पास एक टेंसर है जिसकी रैंक 0 है, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर। इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। अगर मेरे पास क्या है? एक टेंसर है, उसका जो रैंक कितनी है? 1 है, तो उसको हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है? इस बार इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दिख सकता है। डायडिक मतलब रैंक 2 होनी चाहिए उसकी। क्लियर? द कैनोनिकल क्या कह रहा है? कैनोनिकल कोऑर्डिनेट। देखो ये जो हमारे पास क्या है? QPT से, ठीक है? QPT से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? बोलो हैमिल्टोनियन इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है? क्लियर हो चुका है? हैमिल्टन, बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमको पता है, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बताया भी था मैंने, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। 97 आरएमएस वैल्यू किस में डिपेंड करती है बताओ? आरएमएस वैल्यू मास ऑफ मॉलिक्यूल का इनवर्सली, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। और टेम्परेचर, आरएमएस वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के, और मास ऑफ गैस का क्या होता है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? देखो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, यहाँ से C निकालोगे तो Q बाई एम डेल्टा टी। आइसोथर्मल बोल रहा है, आइसोथर्मल में क्या होता है? टी कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेड ऑफ ऑफ बैरियंस, तो कौन नहीं बना रहता है? तो इसका सॉरी क्वार्क से कौन नहीं बनता है? लेप्टॉन इज द करेक्ट आंसर। इंटरफेरेंस ड्यू टू द, इंटरफेरेंस मैंने बताया था वेव नेचर। ठीक है। इंटरफेरेंस बोले, डिफ्रैक्शन बोले, पोलराइजेशन बोले, ऑल दीज आर एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ नाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बट कभी कभी फोटो इलेक्ट्रिक पूछ लेता है, इस बार आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। तो देखो जो आज का सेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त और इम्पोर्टेंट सेशन रहा है। देखो, और एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं या अब जुड़ेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, तुम लोग देख रहे होगे जो ये पेपर है ना, ये तुम्हारी कॉपी से कहीं से बाहर नहीं आया, हर एक एक लाइन तुमने कॉपी में नोट कर रखी होगी। ये आप लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे होगे। ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फिर अभी जो अब नेक्स्ट अपकमिंग जो पीजीटी का फिजिक्स का पेपर होगा, वो भी इसी तरीके से होगा। ठीक है। वो भी सब बाउंड्री लिमिट होगी, बस तुम्हारी कॉपी के अंदर ही से वो पेपर आने वाला है। तो ये हमने आज क्या डिस्कस करा, लेक्चरर 2018 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसको डिस्कस किया। ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसको डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार डेफिनेटली खुद भी सॉल्व करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और कितने टाइम में कर पा रहे हैं। इन 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम अच्छा करेंगे और सिलेक्शन का जो परसेंट है, चांस है, उसको हम लगभग पूरा ही कर देंगे। ठीक हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर करो, अदर स्टेट्स के पेपर करो और चेक करो कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।